हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम सीखने वाले हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये हम सब जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत सिंपल है। ये बताता है कि एनर्जी कंजर्व करता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। लेकिन इसके लिमिटेशंस क्या क्या है, ये हम जानेंगे आज की क्लास में। फर्स्ट लॉ कहां फेल होता है, फर्स्ट लॉ का लिमिटेशंस क्या क्या है, और उन लिमिटेशंस के बेसिस पे हम सेकेंड लॉ के बारे में बात करेंगे कि सेकेंड लॉ की जरूरत ही क्यों पड़ी। आखिर कौन कौन से लिमिटेशंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, जिसको सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, ये हम सब जानते हैं कि फर्स्ट लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। ये बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, इसको इसका सिर्फ रूप बदल सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो चलो इसको लिख लेते हैं जल्दी जल्दी कि जो फर्स्ट लॉ है, इसके लिए अगर हम बुलेट पॉइंट लिखें तो ये सिंपली क्या है, ये है एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। बस इसके बारे में बताता है, एक तो कि ये एनर्जी कंजर्व करेगा और एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो कोई भी सिस्टम है वो फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा ही। तो जितने भी लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ये सारे लॉ क्या है, लॉ ऑफ नेचर है। ये हमेशा फॉलो होंगे। ठीक है, ये है लॉ ऑफ नेचर। तो फर्स्ट लॉ भी क्या है, ये हमेशा फॉलो होगा, इसको कोई भी सिस्टम वायलेट नहीं कर सकता। तो इट कैन नेवर बी वायलेटेड, एवरी सिस्टम मस्ट फॉलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कोई भी सिस्टम इसको वायलेट नहीं कर सकता है, ये फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये है लिमिटेड, ये है आपका जो फर्स्ट लॉ की बताता क्या है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो हर सिस्टम फॉलो करेगा, कोई इसको वायलेट नहीं कर सकता। और दूसरा ये है कि ये बताता है कि एनर्जी कंजर्व करेगा और ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इसका रूप बदल सकता है। लेकिन ये क्या एक्सप्लेन नहीं करता है, तो इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो फर्स्ट लॉ कहां कहां फेल होता है, फर्स्ट लॉ सिर्फ 4 जगह फेल होता है। और वो है कि फर्स्ट लॉ डायरेक्शनैलिटी, किसी प्रोसेस का क्या होगा, किस डायरेक्शन में प्रोसेस होगा, वो उसको नहीं बताता है। तो पहला क्या हो गया, डायरेक्शनैलिटी। दूसरा जो लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ का, वो है क्वालिटी ऑफ एनर्जी। मतलब अगर हमारे पास 100 किलो जूल एनर्जी है 100 डिग्री सी पे, और वही 100 किलो जूल एनर्जी है 20 डिग्री सी पे, तो कौन सा एनर्जी हाई क्वालिटी का होगा और कौन सा एनर्जी लो क्वालिटी का होगा, ये भी फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बात करता है, क्वालिटी ऑफ एनर्जी के बारे में बात नहीं करता। जो तीसरा लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ का, वो ये है कि वो किसी भी नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये भी नहीं बता पाता। तो तीसरा हो गया, स्पॉन्टिनिटी के बारे में फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता। और चौथा जो लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ का, वो ये है कि फर्स्ट लॉ एनर्जी कितना ट्रांसफॉर्म होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या अगर हम एनर्जी के दो फॉर्म हीट और वर्क की बात करें, तो अगर मान लो हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कितना होगा, मतलब किसी प्रोसेस के इफिशियंसी के बारे में भी बात नहीं करता है। तो ये 4 चीज है, बस याद रखिए। इन्हीं 4 चीजों से लिमिटेशंस आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्या है, डायरेक्शनैलिटी, डायरेक्शनैलिटी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दूसरा क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ये क्वालिटी ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि एनर्जी की क्वालिटी क्या है, सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बताता है। तीसरा है स्पॉन्टेनिटी, कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, ये भी नहीं बता पाता। और चौथा है एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्सन, कि अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर एनर्जी कन्वर्ट होगा, तो ये फर्स्ट लॉ को बता नहीं पाता कि कितना कन्वर्ट होगा, मतलब इफिशियंसी ऑफ प्रोसेस को भी नहीं बता पाता। तो फर्स्ट लॉ यहां पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फर्स्ट लॉ इन चीजों पे फेल हो जाता है। अब हम समझते हैं
कि एक एक करके, कि जब हम कह रहे हैं डायरेक्शनैलिटी उसका क्या मतलब है, जब हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ एनर्जी उसका क्या मतलब है, जब हम कहते हैं स्पॉन्टिनिटी उसका क्या मतलब है, और चौथा एफिशिएंसी का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शनैलिटी। तो पहला है कि फर्स्ट लॉ फेल्स टू एक्सप्लेन डायरेक्शनैलिटी ऑफ द प्रोसेस, ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट लॉ ये नहीं बता पाता है कि क्यों कुछ प्रोसेस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है, दूसरे डायरेक्शन में अपने आप नहीं हो सकता। मतलब अगर मान लीजिए कि हमको रूम हीट करना है, रूम का टेम्परेचर बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, हीटर का यूज करेंगे। और क्या करेंगे, हम हीटर का यूज कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि हीटर एक लेके आएंगे और उसमें पावर सप्लाई कर देंगे, उसको किसी बोर्ड से जोड़ देंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा, जो उसका एलिमेंट है हीटर का वो गर्म होगा और फिर वो गर्मी रूम में ट्रांसफर होगा। तो यहां पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई हुआ और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी क्या किया, रॉड को गर्म किया और फिर आपका रूम गर्म हो गया। तो ये एक प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर मान लो हम क्या फिर से रॉड को गर्म कर दें किसी तरह से, तो क्या हम फिर से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो यहां पे क्या है कि ये प्रोसेस सिर्फ इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी से रॉड गर्म हुआ और उस रॉड के गर्मी से आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ गया, इस डायरेक्शन में ये प्रोसेस जो है वो पॉसिबल है अपने आप। लेकिन आप किसी भी तरह से ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसी रॉड को फिर से गर्म कर दो और आपका इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता। तो फर्स्ट लॉ फेल हो जाता है कि प्रोसेस के डायरेक्शन को समझाने में, कि किस डायरेक्शन में प्रोसेस होगा, किस डायरेक्शन में नहीं होगा। तो पहला एग्जांपल हो गया ये। दूसरा एग्जांपल आप ये मान लो कि मान लो कि आप कार चला रहे हैं, तो कार के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। आपने धक से ब्रेक लगा दिया, जैसे ही आपने ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, आपने जो ब्रेक लगाया तो क्या होगा कि कार रुक जाएगी। लेकिन कैसे, आपने जैसे ही ब्रेक लगाया तो जो आपका ब्रेकिंग सिस्टम है ना, उसमें फ्रिक्शन जनरेट हुआ और उसने फिर टायर को रोका, ब्रेकिंग सिस्टम ने टायर को खट से पकड़ लिया और फिर रोड के बीच, टायर के बीच फ्रिक्शन लगा और आपकी कार रुक गई। तो यहां पे क्या हुआ, कार जब चल रही थी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी था, जब आपने ब्रेक लगाया तो वही काइनेटिक एनर्जी ब्रेक में फ्रिक्शन, फिर टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन लग के काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया और आपकी कार रुक गई। तो ये एक प्रोसेस हो गया। तो क्या आप फिर से टायर को गर्म करके, ब्रेक को गर्म करके, फ्रिक्शन जनरेट करके क्या फिर से कार आप चला सकते हैं? नहीं चला सकते। तो फर्स्ट लॉ ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि प्रोसेस क्यों एक ही डायरेक्शन में चल सकता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं चल सकता है। तो दो एग्जांपल मैंने बताए। पहला मैंने बताया कि अगर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, किसको, आपने हीटर को सप्लाई किया और फिर उससे क्या हुआ कि हीटिंग एलिमेंट जो है वो गर्म हुआ, मेंट बिकेम हॉट, और फिर क्या हुआ, रूम का टेम्परेचर बढ़ गया, रूम टेम्परेचर इंक्रीज्ड। लेकिन आप अपने आप इस प्रोसेस को पीछे नहीं कर सकते। रूम का टेम्परेचर बढ़ा के हो सकता है कि आप हीटिंग एलिमेंट को हॉट कर दे, लेकिन आप उससे फिर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल है, यही चीज बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है और फर्स्ट लॉ इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दूसरा एग्जांपल मैंने बताया कि जो कार है, ये था फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है कि कार है, कार का काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो गया, फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया या फिर हीट में कन्वर्ट हो गया, है ना। लेकिन फिर से वही फ्रिक्शन और हीट फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, कार को वो फिर से चला नहीं सकता। तो ये भी दूसरा एग्जांपल हो गया, जिससे हमको समझ में आता है कि फर्स्ट लॉ इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि क्यों कुछ प्रोसेस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल सकता है और दूसरे डायरेक्शन में फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट लॉ इसमें फेल हो जाता है। सेकेंड जो है वो ये है कि फर्स्ट लॉ एनर्जी के क्वालिटी को नहीं बता पाता। सो इट डज नॉट मेजर
एनर्जी क्वालिटी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये आपको नॉर्मली हर बुक में नहीं मिलेगा ये, लेकिन बहुत बड़ी चीज है। फर्स्ट लॉ हमेशा बताता है एनर्जी के क्वांटिटी को, कि ठीक है इतना एनर्जी है इस सिस्टम के अंदर, काइनेटिक एनर्जी इतना है, पोटेंशियल एनर्जी इतना है, हीट इतना है, ये इतना वर्क कर रहा है, ये हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन उस एनर्जी की क्वालिटी कितनी है, ये उस बात को समझा नहीं पाता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझा सकता हूं। मान लीजिए आपके पास 100 किलो जूल का एनर्जी है और वो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वही 100 किलो जूल का एनर्जी जो है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब सेम मैग्नीट्यूड का एनर्जी 500 पे और 25 पे, कौन सा ज्यादा यूजफुल होगा, किसकी क्वालिटी ज्यादा होगी? आप बताओगे कि जो 500 डिग्री सी पे 100 किलो जूल है उसकी क्वालिटी ज्यादा होगी, उससे वो ज्यादा यूजफुल है इसके कंपैरिजन में कि कोई भी एनर्जी जब 25 डिग्री सी पे हो या 30 डिग्री सी पे हो। मतलब हाई टेम्परेचर पे अगर एनर्जी है तो वो ज्यादा यूजफुल है कंपेयर टू जो एनर्जी लो टेम्परेचर पे है। एग्जांपल, बहुत ही क्रूड एग्जांपल और मजेदार एग्जांपल देखो। मान लो कि हमने जला दी माचिस। अब जब माचिस जलाते हैं तो आप गेस कर सकते हैं कि कितना एनर्जी बनता है, कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है। टिपिकली अगर आप एक माचिस की तिल्ली को जलाते हैं तो 1 to 3 किलो जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और जो टेम्परेचर है, जो फ्लेम जो बनता है, जो स्पार्क जो जनरेट होता है, उसका टेम्परेचर 600 से 800 डिग्री सी तक पहुंच जाता है। तो मतलब माचिस के जलाने से आपको मान लीजिए कि 1 किलो जूल एनर्जी मिला 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उस एनर्जी का आप यूज करके आप पेपर जला सकते हैं, आप कोई रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं 600 डिग्री सी पे। उस एनर्जी का यूज करके आप वुड जला सकते हैं, उस एनर्जी का यूज करके आप कोई भी फ्यूल को जला सकते हैं, पेट्रोल डीजल कुछ भी जला सकते हैं। लेकिन वही अगर आपके पास एक कप चाय है, 1 कप ऑफ कॉफी और 1 कप ऑफ टी, रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सी पे, उसमें भी 1 किलो जूल एनर्जी होगा, उसमें भी करीब 1 किलो जूल एनर्जी होता है। पर उस एनर्जी से आप कभी भी किसी पेपर को नहीं जला सकते, किसी फ्यूल को नहीं जला सकते, आप कोई भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकते। तो कौन सा एनर्जी ज्यादा क्वालिटी का हुआ? जो हाई टेम्परेचर पे है। जो आपने माचिस की तिल्ली जलाई वहां भी 1 किलो जूल एनर्जी बना, लेकिन वो एनर्जी ज्यादा यूजफुल था कंपेयर टू जो आपके चाय के कप में एनर्जी है। तो कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट लॉ इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि एनर्जी की क्वालिटी कैसी है। तो मैं इसको लिख देता हूं जिससे आप भूले नहीं। एग्जाम्पल है कि बाय बर्निंग अ मैच स्टिक प्रोड्यूस 1 to 3 kilojoule energy at 600 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना तक बनता है। एंड 1 कप ऑफ टी at 25 degree C is also having same magnitude of energy। मतलब इतना ही एनर्जी होगा, 1 to 3 किलो जूल। लेकिन यूजफुल कौन सा होगा? यूजफुल ये होगा, दिस इज मोर यूजफुल। इससे आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन ये लेस यूजफुल है। इससे बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क आप कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ नहीं बताता है कि एनर्जी की क्वालिटी क्या है। तो ये दो हो गया। तीसरा है स्पॉन्टिनिटी। थर्ड इज स्पॉन्टिनिटी। सो फर्स्ट लॉ fails to explain why natural processes are are irreversible। फर्स्ट लॉ ये नहीं बता पाता है कि जो नेचुरल प्रोसेसेस है वो इरिवर्सिबल क्यों है। फर्स्ट लॉ ये नहीं बता पाता है कि जो नेचुरल प्रोसेसेस है
वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फिजिबल क्यों है, वो स्पॉन्टेनियस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्यों है, वो इरिवर्सिबल क्यों है, ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता। जैसे कि मान लो कि हमने इस रूम में एक डिओड्रेंट या फिर कोई भी परफ्यूम स्प्रे कर दिया तो क्या होगा, पूरे रूम में फैल जाएगा, है ना। आप अगर दो गैस को मिक्स करना चाहो तो दोनों मिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर दो गैस को सेपरेट करना चाहो तो वो अपने आप नहीं हो सकता, ये इरिवर्सिबल है, आपको वर्क करना पड़ेगा। मान लो एग्जांपल के लिए हम जानते हैं कि एयर में क्या है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है ना। और अगर आपके पास दो सिलेंडर है और दोनों सिलेंडर को ओपन कर दो, एक में ऑक्सीजन एक में नाइट्रोजन, और दोनों सिलेंडर को ओपन कर दो तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों मिलकर एयर बन जाएगा। लेकिन क्या आप आसानी से एयर से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, आपको उसके लिए बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। तो मतलब मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस ये स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप हो रहा है, लेकिन अनमिक्सिंग सेपरेशन उसमें आपको बाहर से एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है, वर्क खर्च करना पड़ रहा है। तो ये भी जो है फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता है। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ कि मिक्सिंग ऑफ गैसेस is spontaneous and irreversible। मतलब ये वापस नहीं हो सकता, आप अनमिक्सिंग करोगे तो अपने आप नहीं, आपको अलग से एनर्जी देना पड़ेगा। वहीं अगर आप अनमिक्सिंग करोगे, सेपरेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, आपको बाहर से वर्क करना पड़ेगा। फोर्थ इज कि फर्स्ट लॉ इफिशियंसी के बारे में नहीं बता पाता है, तो फर्स्ट लॉ फेल हो जाता है टू एक्सप्लेन हाउ मच एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन will happen is possible। मतलब ये थ्योरेटिकली बता नहीं पाता कि कितना परसेंट एक एनर्जी फॉर्म से दूसरे एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एग्जांपल के लिए कोई भी इंजन ले लो, कार का इंजन या फिर बाइक का इंजन, कोई भी हीट इंजन ले लो, वो क्या करता है, वो फ्यूल को बर्न करता है और वहां से हीट जनरेट करता है और उसी हीट से वो गाड़ी चलाता है, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो। तो इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली हीट से वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कितना होगा ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता। क्योंकि अगर फर्स्ट लॉ की माने तो ये क्या कह रहा है कि एनर्जी कंजर्व करता है, मतलब जितना हीट हम बना रहे हैं, जितना हम फ्यूल जला रहे हैं, वो सारा हीट जो है वो कार को वर्क प्रोड्यूस कर देना चाहिए, कार को चलाने में यूज हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई भी इंजन होता है उसका एफिशिएंसी 100% नहीं होता, मतलब हीट कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, और ये फर्स्ट लॉ बता नहीं पाता। मतलब कोई भी हीट इंजन हीट को वर्क में कितना कन्वर्ट कर पाएगा ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता है। तो ये इसका चौथा लिमिटेशन है। तो इसका एग्जांपल क्या है, हीट टू वर्क कन्वर्जन इन हीट इंजन। कोई भी हीट इंजन ले लीजिए, चाहे कार का ले लीजिए चाहे बाइक का ले लीजिए, ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता है कि हीट से वर्क में जो कन्वर्ट होगा वो कितना परसेंट होगा, उसकी इफिशियंसी नहीं बता पाता। तो ये चारों मेन लिमिटेशंस हो गए फर्स्ट लॉ के। आपको ऐसे याद रखना है कि फर्स्ट लॉ बताता क्या है, फर्स्ट लॉ बताता है C&T, कंजर्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नहीं बताता, DQSE, डायरेक्शन, क्वालिटी, स्पॉन्टेनिटी एंड इफिशियंसी, ये चार चीज नहीं बता पाता। और इन्हीं चार लिमिटेशंस के कारण इन्हीं चारों चीजों को कौन एक्सप्लेन करता है, सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसीलिए आया था क्योंकि ये चारों फर्स्ट लॉ इन चारों को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, इसी कारण से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, ये किसके बारे में बात करता है और इसके कौन कौन से स्टेटमेंट हैं और उसका कोर आइडिया क्या है, ये सब बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।